बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर व्यूअर्स। आज हमारा मौजू व गुफ्तगू शक की औरतें हैं। बीवी अगर अपने शोहर की मामूली सी निगरानी करती रहे तो ये कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन इस हद तक कि बदगुमानी शक अपनी इंतहा को पहुंच जाए, ये गलत बात है। बदगुमानी एक लाइलाज और बहुत ही कबीह मर्ज है, और मैं अफसोस से अर्ज करूंगा, बाज औरतें, बल्कि कहना चाहिए कि औरतों की एक बड़ी तादाद की में यह मर्ज पाया जाता है। शक, औरत ये सोचती है कि उसका शोहर शायद नाजायज या जायज तौर पर उससे खयानत कर रहा है। फुला बेवा औरत से मिलता है, उससे शादी करना चाहता है, अपनी सेक्रेटरी से उसके ताल्लुकात हैं, फला लड़की से इश्क करता है क्योंकि वो घर देर से आता है, यकीनन अयाशी करने जाता है क्योंकि फला औरत से बात कर रहा था, उस पर उसकी नजर है, फला औरत ने सलाम किया था, यकीनन आपस में ताल्लुकात हैं, चूंकि फला बेवा उसके बच्चों पर एहसान करता है, जरूर ये उससे शादी करेगा क्योंकि उसकी कार में हेयर पिन मिला है। इससे भी इस बात का सबूत मिलता है कि ये अपनी महबूबा को सैर कराने ले गया होगा। फला औरत ने इसको खत लिखा है, शायद वो इसकी बीवी है। फला लड़की उसकी तारीफ कर रही थी, खुश अखलाकी और स्मार्ट आदमी है। इससे मालूम होता है कि वो एक दूसरे को पसंद करते हैं। क्योंकि अपने खत पढ़ने की इजाजत नहीं देता, यकीनन इसके खत आशिकाना होते होंगे। क्योंकि मुझसे कम बातचीत करता है, इससे मालूम होता है कि इसकी कोई महबूबा है। मुझसे झूठ बोलता है, धोखेबाज है, क्योंकि किस्मत का हाल बताने वाले रिसाले में मेरे शोहर के सितारे के मुताल्लिक लिखा था, इस महीने में पैदा होने वाले का वक्त अच्छा गुजरेगा, लिहाजा दूसरी शादी करना चाहता है। क्योंकि मेरी दोस्त ने बताया था कि तुम्हारा शोहर फला घर गया था, यकीनन वहां कोई औरत होगी। क्योंकि फाल देखने वाले ने बताया था कि एक सुनहरी बालों वाली, स्याह आंखों वाली और लंबे कद की औरत तुम्हारे साथ दुश्मनी कर रही है, यकीनन वो मेरी सोतन होगी। शक्की औरतें इस किस्म की बेकार बातों पर यकीन करके अपने शोहर की बदगुमानी में मुब्तला हो जाती हैं, और फिर आहिस्ता आहिस्ता उनका शक यकीन में बदल जाता है। वो इस सिलसिले में इस कदर सोचती हैं कि हर बात में उन्हें शक होने लगता है। शब रोज इसी मौजू पर बात करती हैं, जहां बैठती हैं हर दोस्त दुश्मन के सामने कह डालती हैं। वो लोग भी सोचे समझे बगैर हमदर्दी के तौर पर इनकी बातों की तायीद करते हैं, और मर्दों की खयानत और बेवफाई के सैकड़ों किस्से बयान कर दिए जाते हैं। एतराजात और बदमजगी का सिलसिला शुरू हो जाता है। घर के काम और बच्चों की निगहदाश्त सही तरीके से नहीं हो पाती। हर रोज लड़ाई झगड़े रहते हैं। बीवी नाराज होकर मेके चली जाती है, शोहर की तरफ से बेइतनाई बरती जाती है, साए की तरह शोहर का पीछा किया जाता है, उसकी जेबों की तलाशी ली जाती है, उसके खुतूत पढ़े जाते हैं, उसकी तमाम हरकत और सकनात का जायजा लिया जाता है, और हर रब्त बेरब्त हादसे को अपने शोहर की खयानत से ताबीर किया जाता है, और इसका शक यकीन में बदल जाता है। इस किस्म की बातों से वो अपने और बेचारे शोहर और बच्चों की जिंदगी को अजीरन कर देती हैं। घर को, जिसे कि महर मोहब्बत और आराम और सुकून का गहवारा होना चाहिए, कैद खाना बल्कि जहन्नम बना देती हैं, और जो आग लगाती हैं उसमें खुद भी जलती हैं और बेगुनाह बच्चों को और अपने शोहर को भी जलाती हैं।
मर्द जो भी सबूत पेश करे, कस्में खाए, खुशामद करे और जितनी भी सफाइयां पेश करे, लेकिन ऐसी शक्की और हासिद औरतें मजाल है जो टस से मस हो जाएं। मेरे प्यारे नाजरीन, इस किस्म के सैकड़ों अफराद हमारे समाज में मौजूद हैं जिनसे आप भी वाकिफ होंगे। यहां पर मैं चंद बातें आपसे अर्ज करना चाहूंगा कि एक दफा का वाकया है। बहुत सारे लोगों ने शायद यह बात सुनी भी हो कि खानदानों की हिमायत करने वाली अदालत में एक औरत ने यह कहा था, ताज्जुब ना कीजिए कि 12 साल साथ जिंदगी गुजारने और छोटे बड़े 3 बच्चों के होते हुए मैंने अपने शोहर से क्यों अलहदगी इख्तियार कर ली, क्योंकि मुझे यकीन हो गया था कि मेरा शोहर मेरे साथ बेवफाई कर रहा है। चंद रोज कबल एक सड़क पर मैंने एक खूबसूरत औरत के साथ इसको जाते देखा था। यकीनन वो इसकी माशूका थी जो जून के महीने में पैदा हुई होगी। मैं हर हफ्ते किस्म का हाल बताने वाला रिसाला पढ़ती हूं। ज्यादातर मेरे शोहर की किस्मत के हाल में लिखा होता है कि आपका वक्त जून के महीने में पैदा होने वाले अफराद के साथ अच्छा गुजरेगा। मैं फरवरी में पैदा हुई हूं, लिहाजा इसका मतलब यह है कि वो कोई दूसरी औरत है जिसके साथ इसका वक्त अच्छा गुजरेगा। इसके अलावा मैंने महसूस किया कि मेरा शोहर अब मुझसे पहली सी मोहब्बत नहीं करता। यह कहकर वो खातून अपने आंसू पोंछने लगी। उसके शोहर ने कहा, आप ही बताइए मैं क्या करूं। काश ये रिसाले इस किस्म के वहमी कारीन की फिक्र करें और इस तरह की फजूल बातों से परहेज करें। यकीन कीजिए इन बातों के सबब मेरी और मेरे बच्चों की जिंदगी तलख हो गई है। अगर किसी हफ्ते मेरी किस्मत के हाल में लिखा होता है कि इस हफ्ते पैसा मिलेगा, तो ये मेरे सर हो जाती है कि इस पैसे का क्या किया। या अगर लिखा होता है कि आपका खत आएगा, तो बस कुछ ना पूछिए। अब मैं सोचता हूं ये औरत कभी नहीं बदलेगी, लिहाजा यही बेहतर है कि हम अलहदा हो जाएं। और इसी तरीके से एक मर्द अदालत में बयान करता है कि 1 माह कबल एक दावत से घर वापस आ रहा था। अपने एक साथी को भी मैंने अपने साथ कार में बिठा लिया जो अपनी बीवी के हमरा इस दावत में शरीक था। दूसरे दिन सुबह मेरी बीवी ने मुझसे कहा कि रास्ते में उसकी मां के घर छोड़ता हुआ जाऊं। चुनाचे हम दोनों कार में सवार हुए। रास्ते में मेरी बीवी ने पीछे की सीट पर नजर दौड़ाई और सर का एक क्लिप उठाकर मुझे दिखाते हुए पूछा कि यह क्लिप किस औरत का है। डर के मारे मुझे इस वक्त कुछ याद ही नहीं रहा कि मेरी गाड़ी में कौन बैठा था। मैं वजाहत न कर सका। शाम को जब मैं उसको लेने गया तो उसने कहलवा दिया कि मैं घर वापस नहीं जाऊंगी। जब मैंने सबब पूछा तो दरवाजे के पीछे से कहा कि बेहतर है उस औरत के साथ रहो जिसके सर का क्लिप तुम्हारी कार में था। इसी तरह पिछले दिनों एक नौजवान बहन ने शिकायत करते हुए कहा कि मेरा शोहर अक्सर रातों को यह कहकर उसके दफ्तर में ज्यादा काम है, देर से घर आता है। यही चीज मेरी परेशानी का सबब है, खुसूसन जब से चंद पड़ोसी औरतों ने कहा है कि तुम्हारा शोहर झूठ बोलता है, रातों को ऑफिस में ओवर टाइम करने की बजाय दूसरी जगह जाता है और वहां वक्त गुजारता है। मुझे उस वक्त से ज्यादा बदगुमानी पैदा हो गई है। मैं ऐसे मर्द के साथ जिंदगी नहीं गुजार सकती जो मुझसे झूठ बोलता हो। इस वक्त इस खातून के शोहर ने अपनी जेब से कुछ खुतूत निकाल कर मेरे सामने भी रखे और मुझे भेजे भी, और उसके बाद उसने इस केस को कोर्ट में ले गया और जज के सामने भी पेश किए और उससे रिक्वेस्ट की कि इन खुतूत को जोर से पढ़कर सुनाया जाए ताकि उसकी बीवी भी सुन ले। मैंने झूठ नहीं बोला है और ये बला सब ही बेजा एतराजात मुझ पर कर रही है। झगड़ा करके हर शब्द मुझे परेशान करती है। जज ने इन खुतूत को पढ़ना शुरू किया। एक खत में ओवर टाइम के मुताल्लिक था
जिसके मुताबिक इसको 4 से 8 बजे रात तक 4 घंटे ओवर टाइम करना था। ऑफिस के दूसरे खतूत से भी साबित होता था कि मुकर्ररा औकात में मुख्तलिफ कमीशनों और जलसों में शरीक था। वो नौजवान खातून जज की मेज के पास आई और इन खतों को देखने के बाद बोली कि हर शब जब मेरा शोहर सो जाता था तो मैं इसकी जेबों की तलाशी लेती थी। जब इसमें से कोई खत मुझे नहीं मिला, जज ने कहा मुमकिन है वो इन खतूत को अपनी मेज की दराज में रखता हो और अगर घर ना लाता हो। मर्द ने कहा अपनी बीवी की बदगुमानियों से मैं इस कदर परेशान हूं, अक्सर रातों को सो नहीं पाता। मैं समझता था कि मेरी बीवी मेरे साथ रहना नहीं चाहती। इस वक्त वो जवान खातून अपने शोहर के पास पहुंची और निहायत बेताबी से रोते हुए उससे मुआफी मांगी और दोनों अदालत से बाहर चले गए। इसी तरह दांतों के एक डॉक्टर ने शिकायत की कि मेरी बीवी बहुत हासिद है। मैं दांतों का डॉक्टर हूं, मेरे पास इलाज के लिए खवातीन आती हैं और यही चीज मेरी बीवी के हसद और जलन का सबब बनती है और हर रोज इस मौजू पर हमारे दरमियान जंग होती है। इसका कहना है कि मुझे औरतों का इलाज नहीं करना चाहिए। मैं इसके बेजा हसद के सबब अपने पुराने मरीजों को नहीं छोड़ सकता। मैं अपनी बीवी से मोहब्बत करता हूं, वो भी मुझसे करती है, लेकिन इसकी बेजा बदगुमानी ने जिंदगी अजीरन कर दी है। चंद रोज कबल अचानक मेरे क्लिनिक में एक आई और मेरा हाथ पकड़कर जबरदस्ती घसीट कर बाहर ले गई। घर पहुंचकर हम में खूब झगड़ा हुआ। इस कजिए का असल सबब यह था कि वो मेरे क्लिनिक आई और मरीजों वाले कमरे में एक लड़की के पास बैठ गई। मेरे तरीकाकार के मुताल्लिक बातें हो रही थी। उस लड़की ने, जो मेरी बीवी को पहचानती नहीं थी, कहा कि यह डॉक्टर बहुत अच्छा है और बड़ा स्मार्ट है। एक लड़की का कहना इसके लिए नाकाबिले बर्दाश्त हो गया और वो मुझको जिल्लतो खारी के साथ खींच कर घर ले आई। इस किस्म के वाकयात अक्सर खानदानों में पेश आते रहते हैं। वो बदकिस्मत खानदान जो गलत फहमियों का शिकार हो जाते हैं, उनकी जिंदगियां तलख हो जाती हैं। वो बेचारे मासूम बच्चे जो इस किस्म की लड़ाई झगड़े और तनाव से भरे माहौल में जिंदगी गुजारते हैं, इस बुरे माहौल का उनकी रूह में और जहन पर निहायत खराब असर पड़ता है। इस किस्म का माहौल उनमें इस कदर उलझने पैदा कर देता है कि बाद में उनका क्या अंजाम होगा मालूम नहीं। अगर मियां बीवी इन हालात पर सब्र करके जिंदगी की गाड़ी को इसी तरह खींचते रहते तो आखिर उम्र तक आजाब में गिरफ्तार रहते, और अगर एक दूसरे की निस्बत सख्ती और जिद से काम लेते हैं तो इसका नतीजा जुदाई और तलाक होता है। इस सूरत में औरत और मर्द दोनों को ही बदबख्ती का सामना करना पड़ता है। एक तरफ मर्द को बहुत नुकसान बर्दाश्त करना पड़ता है, मालूम नहीं आसानी से दूसरी शादी होगी या नहीं। फर्ज कीजिए किसी औरत का इंतखाब किया तो जरूरी नहीं कि वो पहली से बेहतर हो। मुमकिन है इसमें कुछ दूसरे ऐब हों जो शायद बदगुमानी के ऐब से भी बदतर हों। सबसे बढ़कर बच्चों की खराबी है, वो दरबदर हो जाते हैं। सबसे बड़ी मुश्किल जो पेश आती है वो सोतेली मां का बच्चों के साथ सुलूक है। मर्द अगर ये ख्याल करता है कि उस शक की औरत को तलाक देकर इसके शर से निजात हासिल कर लेगा और बेऐब औरत से शादी करके सुकून और आराम की जिंदगी शुरू करेगा, तो ये इसको जान लेना चाहिए कि महज ये उसका ख्याल है और ऐसे हालात पैदा हो जाना बहुत दूर की बात है। औरत के लिए भी तलाक ले लेना सुकून खुशबख्ती का बायस नहीं होता। शायद वो सोचे कि इस तरीके से अपने शोहर से इंतकाम लेगी। जी नहीं, इस तरह वो खुद अपने लिए नई नई परेशानियां और मुसीबतें खड़ी कर लेगी। यूं आसानी से दूसरा शोहर हासिल नहीं हो जाएगा। शायद सारी उम्र बेवा जैसी जिंदगी गुजारनी पड़े और उनसे मोहब्बत और बच्चों की नेमत से महरूम हो जाए। बिलफर्ज अगर कोई उम्मीदवार मिल भी जाए तो मालूम नहीं पहले शोहर से बेहतर होगा। मुमकिन है ऐसे मर्द से शादी करनी पड़े जिसकी बीवी मर गई हो या उसे तलाक दे दी हो। ऐसे हालात में मजबूर होगी कि खुद अपने बच्चों के फराक में तड़पे और दूसरों के बच्चों को पाले।
इसके अलावा कितनी ही दूसरी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। लिहाजा ना तो आपस में लड़ाई झगड़े ही मियां बीवी को इस मखमसे से निकाल सकते हैं और ना ही तलाक और अलहदगी। अलबत्ता एक तीसरी राह मौजूद है और यह राह सबसे बेहतर और मुनासिब है, और वो तीसरी राह यह है कि मियां बीवी सख्ती और जिद से काम न लेकर अकल और तदब्बर का रास्ता इख्तियार करें। इस सिलसिले में मर्द की जिम्मेदारी ज्यादा है, बल्कि यूं कहा जा सकता है कि इस मुश्किल की कुंजी उसके हाथ में है। वो अगर जरा तहम्मुल, बुर्दबारी और दानिशमंदी से काम ले तो खुद भी मुसीबत और परेशानी से महफूज रह सकता है और अपनी बीमार बीवी को भी इस मुसीबत से निजात दिला सकता है। मर्दों की खिदमत में मैं अर्ज करूंगा कि अव्वल तो इस नुक्ते को मद्देनजर रखिए कि आपकी बीवी अपने शक्कीपन के बावजूद आपको चाहती है, जिंदगी और बच्चों को अजीज रखती है, जुदाई के ख्याल से उसे वहशत होती है, आपकी जिंदगी अफसोसनाक हालात के सबब दिली तौर पर रंजीदा है। अगर आपको अजीज न रखती तो हसद न करती। वो नहीं चाहती कि इस तरह के हालात पैदा हों, मगर क्या करे, बीमार है। फकत हार्ट अटैक, अपेंडिक्स, कैंसर और पेट के अमराज ही बीमारियां नहीं, बल्कि आसाबी बीमारियों का शुमार भी मुहलक बीमारियों में होता है। आपकी बीवी अगरचे नफ्सियाती अमराज के अस्पताल में जेरे इलाज नहीं, लेकिन दर हकीकत वो एक नफ्सियाती मरीज है। अगर यकीन ना हो तो किसी माहिर नफ्सियात से आप राब्ता करके तस्दीक कर लें। एक ऐसी खातून पर रहम और हमदर्दी की निगाह डालनी चाहिए, ना कि उनसे इंतकाम लेना चाहिए। उसके हाल-ए-जार और परेशान अफकार पर रहम खाइए। बीमार से लड़ाई झगड़ा नहीं किया जाता, उसकी गुस्ताखियों और नारवा बातों पर अपने शदीद रद्द अमल का इजहार न कीजिए। लड़ाई झगड़ा और शोर गुल न कीजिए। मारपीट और गालम गलूज से काम न लें। खानदानों की हिमायत करने वाली अदालत से रुजू न करें। बातचीत बंद न करें। तलाक और अलहदगी की बात न करें। इस तरह के किसी भी तर्ज अमल से इन खातून की बीमारी का इलाज नहीं हो सकता, बल्कि इसमें शिद्दत पैदा हो जाएगी और आपकी बदमिजाजी और बदसलूकी उसके शक को सच साबित कर देगी। सही तरीका यह है कि जहां तक हो सके मोहब्बत का इजहार करें। मुमकिन है उसके शक्कीपन और वहम से आप तंग आ गए हों और इस सूरत हाल से आप पूरी तरह उकता चुके हों, लेकिन यह कोई चारा और कोई रास्ता नहीं है। आप इसको इस तरह मोहब्बत का इजहार करना चाहिए कि उसे यकीन आ जाए आपका दिल मुकम्मल तौर पर इसकी मोहब्बत से सरशार है और किसी के इसमें जगह पाने की कोई गुंजाइश ही नहीं। दूसरा यह कि आपस की मुफाहमत और सुलह सफाई पैदा करने की कोशिश कीजिए। इससे कोई बात छुपाइए नहीं। अपने खुतूत इत्मीनान से पढ़ लेने दीजिए। किसी मखसूस अलमारी या जरूरी कागजात और असनाद के बक्स की चाबी अपने पास न रखिए, बल्कि उसके सुपुर्द कर दीजिए, ताकि अगर उसका दिल चाहे तो खोल कर देख ले। अगर आपकी जेबों की तलाशी लेती है तो नाराज ना हो। आपके तमाम आमाल और हरकत और सकनात की निगरानी करती है तो करने दीजिए। इस किस्म की बातों पर न सिर्फ ये कि नाराजगी का इजहार न करें, बल्कि उसको एक आम सी बात और आपस में सिद्क और सफाई का लाजमी हिस्सा समझिए। रोजाना के मशागल के बाद अगर कोई काम ना हो तो जरा जल्दी घर आ जाया कीजिए। अगर कोई काम आ पड़े तो पहले से अपनी बीवी को बता दें कि मैं फला जगह जाऊंगा और फला वक्त लौटूंगा। कोशिश कीजिए कि उसकी खिलाफ वर्जी ना हो। अगर इत्तेफाक से वादे के मुताबिक मुकर्ररा वक्त पर न लौट सके तो सराहत के साथ फौरन देर से लौटने की वजह बयान कर दें। ध्यान रखिए इन तमाम मराहिल में जरा सा भी झूठ ना बोलिए, वरना इसकी बदगुमानी में इजाफा हो जाएगा। कामों में उससे सुलह मशवरा लीजिए। उससे कोई बात पोशीदा ना रखिए, बल्कि अपने रोजमर्रा के कामों के मुताल्लिक उससे बातचीत कीजिए। कभी भी सदाकत और सच्चाई का दामन हाथ से ना छोड़िए। इससे कहिए कि जहां भी शक और शुबा हो वहां बगैर किसी झिझक के वजाहत करे, ताकि उसके दिल में कोई गिरा न रह जाए। देखिए मेरे भाइयों, ये हैं वो बातें जिन पर अमल करके हम अपनी जिंदगियों को पुरसुकून बना सकते हैं। इसी हवाले से बहुत सारी बातें की जा सकती हैं, जैसे जनाब अली एक पाकीज़ा इंसान हूं, हत्ता के खयानत करने का इरादा तक न रखता हूं, लेकिन औरतों की बदगुमानियां अक्सर बिला सबब नहीं होती। देखिए
यकीनन गफलत में आपसे कोई ऐसा फेल सरजद हो गया होगा जिसका उसके जहन पर खराब असर पड़ा हो और रफ्ता रफ्ता बढ़कर शक और बदगुमानी की शक्ल इख्तियार कर गया हो। लाजिम है कि आप अपने मौजूदा और गुज़िश्ता आमाल और सलूक पर गौर कीजिए और अपनी बीवी की बदगुमानी का असल सबब और उसकी जड़ तलाश करके उसको रफा करने की कोशिश करें। अगर आप गैर औरतों से हंसी मजाक करते हैं तो इस अमल को छोड़ दें। क्या जरूरी है कि दूसरी औरतें आपको बहुत खुश अखलाक और खुश गुफ्तार समझें, लेकिन आपकी बीवी आपकी रंजिश का सबब बने और आपकी घरेलू जिंदगी नाखुशगवार हो जाए? क्या जरूरी है कि अपनी सेक्रेटरी से आप घुल मिलकर बातें करें, शोखियां करें और आपकी बीवी को शक हो जाए कि उससे आपके नाजायज ताल्लुकात हैं? बल्कि इस सूरत में क्या जरूरी है कि औरत को ही सेक्रेटरी रखें, महफिलों में गैर औरतों से गर्मजोशी का इजहार न करें, उनकी तरफ ज्यादा तवज्जो न दें, अपनी बीवी से उनकी तारीफ न करें। अगर आप किसी बेवा औरत की मदद करना चाहते हैं तो बेहतर है कि पहले अपनी बीवी को बता दें, बल्कि इस कार्य खैर को उसी के हाथों अंजाम दिलवाइए तो ज्यादा बेहतर है। यह ना कहिए कि मैं कैदी और गुलाम हूं, कि मैं इस कदर मुकैयद होकर जिंदगी गुजारूं। जी नहीं, आप असीर हैं और ना गुलाम, बल्कि आकिल और मुतब्बिर मर्द हैं और अपनी बीवी से ताउन करते हैं और इससे वफादारी के अहद को निभाते हैं। मोहब्बत और वफादारी का तकाजा है कि बीवी की अच्छी तरह देखभाल की जाए और अपने फहम व तदब्बर से उसके मर्ज को दूर करने की कोशिश की जाए। दानिशमंदाना तर्ज सलूक और एसार के जरिए इस बड़े खतरे को जो आपके खानदान के मुकद्दस मरकज को दरहम बरहम करने का सबब बन सकता है, रफा करें। इस तरीके से आप न सिर्फ अपनी बीमार बीवी की बहुत बड़ी खिदमत अंजाम देंगे, बल्कि अपने मासूम बच्चों को भी दर बदर और रंज से, गम से निजात दिला सकेंगे और खुद भी जहनी परेशानियों से महफूज रहेंगे। और हां, जो मर्द ऐसे हसास मौकों पर एसार से काम नहीं लेता तो अल्लाह भी उसको अजरे अजीम अता नहीं करता, और जो इन मौकों पर एसार से काम लेता है अल्लाह ताला उसको अजरे अजीम देता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, जो मर्द अपनी बदअखलाक बीवी का साथ निभाता है, खुदावंद आलम उसके हर सबर के इवज हजरत अयूब अलैहिस्सलाम के सबर के सवाब, हजरत अयूब अलैहिस्सलाम के सबर के बराबर सवाब अता करता है। मैं दुआगो हूं कि अल्लाह ताला हमें इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। इजाजत चाहेंगे। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।